आज हम जनरल मेडिसिन और मेडिकल इमरजेंसी जो आपके सिलेबस के अंदर पॉइंट है उसके अंदर हम कुछ कॉमन कंडीशंस हार्ट की होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है कि IHD क्या है, एंजाइना और MI। और आज का क्लास के अंदर एक अगेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका नाम है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और शायद ये एक एरिया ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। तो देखते हैं ये कंजस्टिव कार्डियक फेलियर क्या है और उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो एक CHO को होनी चाहिए। आप देखते हो सब हार्ट, और हार्ट का क्या काम होता है? सब हार्ट का काम होता है ब्लड को बॉडी के अंदर परफ्यूज करना। हार्ट जो है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो ये हार्ट है, समझने के लिए ये हार्ट है। हार्ट के आगे होगा सब आर्टीरियल चैनल, आपका सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये वेनस चैनल। अगर हम देखें तो ये जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है और पंप की तरह काम करके ब्लड को आगे की तरफ इजेक्ट करता है। और ये जो ब्लड है वो आपका एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से आर्टरीज में जाएगा, आर्टीरियोल्स में जाएगा और आपका जो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है उसको ये क्या करेगा? परफ्यूज करेगा। और फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस रिटर्न होएगा। आप देखते हो सुपीरियर इंफीरियर वेने के से राइट एट्रियम में आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो रोटेशन है हार्ट से आर्टीरियल चैनल, फिर सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, फिर वेनस चैनल, वापस हार्ट, ये जो रोटेशन है उस रोटेशन को कौन कर रहा है? साहब हार्ट कर रहा है। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंप की तरह, और कहीं ना कहीं वो सिस्टोल डायस्टोल को करके बॉडी के अंदर ब्लड का क्या करता है? परिवहन करता है। बॉडी के अंदर ब्लड का क्या करता है साहब? रोटेशन करता है। और उस रोटेशन से क्या फायदा होएगा? हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वो अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति करेंगे। ये कौन करवा रहा है? हार्ट करवा रहा है। अगर हार्ट अपने कार्य को ना कर पाए तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक फेलियर। और कार्डियक फेलियर होएगा तो ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा, तो पीछे वाला ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो पीछे क्या हो जाएगा बेटा? कंजेशन। इसलिए ये जो समुचित अव्यवस्था है उसी को हम बोलते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। समझ पा रहे हैं? तो हम इसको डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली क्या है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो आप बोल सकते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का मतलब है, दो शब्दों से मिला है, कार्डियक फेलियर और कंजस्टिव। क्या बोलेंगे? ये साहब एक अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है हार्ट का, जहां पे हार्ट है वह अप्रोप्रिएट कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ हार्ट वेयर हार्ट इज नॉट एबल टू मेंटेन अप्रोप्रिएट कार्डियक आउटपुट। जितना कार्डियक आउटपुट बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए उतना हार्ट है वह इजेक्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। क्यों भैया? क्योंकि उसका पंप करने का जो एबिलिटी है वह कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो ये जो अव्यवस्था है उसी का नाम क्या है? कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो मैं उसको डिफाइन करता हूं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ हार्ट। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हैं हम इसको? अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ हार्ट। क्या हुआ उसमें? हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, हार्ट है वो ऑप्टिमम स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पा रहा, हार्ट है वो जितना भी पेरिफेरल परफ्यूजन चाहिए बॉडी का उस हिसाब से वो आगे की तरफ इजेक्ट नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं हार्ट ये नहीं कर पा रहा तो हमने शब्द यूज करा कार्डियक फेलियर। भैया हार्ट का काम था पंप करने का, वो आगे की तरफ इजेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हमने क्या बोला? आगे की तरफ नहीं कर पा रहा इजेक्ट, तो हमने बोला कार्डियक फेलियर। लेकिन बेटा पीछे की तरफ क्या हुआ? तो सीधा सा बात है, जो पीछे से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है साहब, और ये बीच में हार्ट है और ये इसको आगे धकेलना है, तो मैं कहता हूं ये पंप क्या हो गया बेटा? फेल। तो जब ये हार्ट का पंप फेल हुआ तो आगे की तरफ कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया? कम। पेरिफेरल परफ्यूजन क्या हो गया? कम। और यहाँ पे जो भी तुम्हारा सेल टिश्यू ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, उनकी जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति नहीं होगी। ये सब कहां पे हो रहा है? हार्ट के आगे की तरफ, एओर्टा और आर्टीरियल चैनल में। लेकिन पीछे क्या हो रहा है? सब पीछे वाला जो ब्लड है, जो ब्लड पीछे से आ रहा है वह क्या आगे जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। तो देखो पीछे की तरफ तो ब्लड का जमावड़ा हो गया,
आगे की तरफ ब्लड उतना नहीं जा पा रहा क्योंकि बीच में पंप क्या हो गया, फेल। तो दो चीजें हुई, हार्ट का कार्डियक फेलियर हुआ लेकिन सेम टाइम पीछे क्या हुआ, कंजेशन। इसलिए हम बोल रहे हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। क्यों? क्योंकि हार्ट है वो आगे की तरफ इजेक्ट नहीं कर पा रहा, ये तो हो गया हार्ट का फेलियर, और पीछे की तरफ क्या हो रहा है, कंजेशन। तो दो चीजें एट टाइम हो रही है, आगे की तरफ फेलियर और पीछे की तरफ कंजेशन। अव्यवस्था का नाम है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू डिफाइन यू, it is abnormal physiological state of heart where heart is not able to maintain appropriate cardiac output to meet the metabolic need of body। हार्ट है वह बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका पंप वाला कार्य क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो उसी का नाम है कार्डियक फेलियर। तो फिर कोई पूछे यार कार्डियक फेलियर को हम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर क्यों बोलते हैं, तो आप बोलिएगा भाई साहब जब हार्ट है वो ब्लड को आगे की तरफ पंप नहीं करेगा तो हार्ट के पीछे ब्लड का क्या हो जाएगा, जमावड़ा, कंजेशन होएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो बहुत इजी है, आप समझ गए हैं क्या है बेटा, abnormal physiological state of heart where heart is not able to maintain appropriate cardiac output to meet the metabolic requirement of body। बॉडी का हिसाब से जितना जरूरत है उस हिसाब से हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और जब वो नहीं कर पाएगा तो आप देखोगे यार हम फेलियर बोलेंगे, और क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है तो हम फेलियर बोल रहे हैं, और सेम टाइम वो कंजेशन भी कर रहा है तो हम बोलेंगे कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो ठीक है, ऐसा कुछ है तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट इसका बेटा हार्ट का, जहाँ पे क्या हुआ तो आगे की तरफ देखे तो कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, पेरिफेरल परफ्यूजन नहीं हो पा रहा, जिसका वजह से सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम क्या हो रहे हैं बेटा, अफेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी जो होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही। और हार्ट के पीछे क्या हो रहा है बेटा, कंजेशन। क्या हो रहा है, कंजेशन। तो कथा हो गई कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर सीसीएफ होगा उसके अंदर जो फाइंडिंग्स होंगी वो दो प्रकार की होंगी, एक तो ये हुआ उसका वजह से और एक ये हुआ इसका वजह से। तो कुछ फाइंडिंग होंगी जो कंजेशन का वजह से होंगी, और कुछ फाइंडिंग होंगी वह सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पा रहा उसका वजह से। जो भी है इसको हम बोलते हैं सीसीएफ। तो ठीक है, हार्ट फेलियर इज अ इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन एडिक्वेट आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है साहब, इसको हमने बोला कंजस्टिव कार्डियक। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वह है टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ सीसीएफ। देखो बेटा, न्यूमरस क्लासिफिकेशन है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। हम वह क्लासिफिकेशन देखते हैं जो शायद आपके सीएचओ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अक्यूट सीसीएफ और क्रोनिक सीसीएफ। सिंपल है कि अगर सीसीएफ हो रहा है सडन सीवियर आफ्टर एक्सपोजर, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई और उसके तुरंत बाद आपने देखा कि हार्ट है वो फेलियर में चला गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, अक्यूट सीसीएफ। जैसे एक इंडिविजुअल को एमआई हुआ और एमआई के बाद हार्ट की जो एबिलिटी है वो उतनी नहीं रही, वो आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाया, वो स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाया, तो ये जो है उसको आप बोलेंगे अक्यूट कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या है, क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होएगा, स्लो होएगा, प्रोग्रेसिव होएगा, कुछ ड्यूरेशन को कंज्यूम करेगा, और उस ड्यूरेशन के बाद आप देखते हो मरीज में कार्डियक फेलियर होएगा, तो उसको आप बोलेंगे क्रोनिक कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो पहला बहुत इजी है, अक्यूट में क्या हुआ, सडन हुआ, सीवियर हुआ, सडन हुआ, सीवियर हुआ, आफ्टर पर्टिकुलर एक्सपोजर हुआ, तो अचानक ऐसी घटना घटित हो और हार्ट फेलियर में चला जाए तो उसको हमने बोला अक्यूट। और क्रोनिक में क्या होएगा, स्लो होएगा, प्रोग्रेसिव होएगा, टाइम कंज्यूम करेगा, ड्यूरेशन को कंज्यूम करेगा। एक दिन का घटना नहीं है, ये घटना डेज से लगा के मंथ का है, और फिर आपने देखा हार्ट है वो फेलियर में चला गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्रोनिक सीसीएफ। तो जो क्लासिकल सीसीएफ होता है वो कौन सा होता है, क्रोनिक कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। तो ये तो एक हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वहां पे हमने बोला, दो शब्द यूज करा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। सीसीएफ का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वह बेस्ड है कौन सा वेंट्रिकल इंडिविजुअल का फेलियर में है, which ventricle of individual is affected, which ventricle of heart is diseased. Depend upon that, one can classify congestive cardiac failure into two categories. Number 1, left ventricular failure, और number 2, right ventricular failure. ठीक है बच्चे। तो आप जानते हैं हृदय, और हृदय में 4 चैम्बर हैं,
ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपको थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पे कैसे, मैं बताता हूं साहब। ये हार्ट है ना, और हार्ट के अंदर ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप जानते हैं ऊपर वाले एट्रियम है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। जो ये दोनों वेंट्रिकल है वह इंडिविजुअलाइज्ड पंप है। एक्चुअल जो इजेक्शन का काम होता है वह ये दोनों करते हैं, जो आउटपुट क्रिएट होता है वह इन दोनों वेंट्रिकल के द्वारा होता है। लेकिन यहां समझने वाली बात है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वह ब्लड को कहां थ्रो कर रहा है, एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहां थ्रो कर रहा है, सब राइट वेंट्रिकल ब्लड को थ्रो कर रहा है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स के अंदर, है ना। लंग्स से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन में, ये डायग्राम है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ये चक्र आपको समझना है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज लिखूं तो ऑर्डर वाइज क्या होगा बेटा, ऑर्डर वाइज होगा ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वेने केवा है वो ब्लड लाएंगी राइट एट्रियम में, फिर वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वो बेटा कहां जाएगा, लंग्स में, लंग्स से कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स से कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, एओर्टा में, और एओर्टा से कहां जाएगा, आर्टीरियल चैनल में, और किसको मिलेगा, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को। ये पूरा क्रम है जो आपको समझना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वह भी इंडिविजुअलाइज्ड पंप है, और ये जो राइट वेंट्रिकल है वह भी इंडिविजुअलाइज्ड पंप है, ठीक है बच्चे। अब पंप फेल होता है, तो पंप जो फेल हुआ, अगर पंप फेल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और अगर राइट वेंट्रिकल फेल होता है, तो राइट वेंट्रिकल फेल होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। यहां तक तो बहुत इजी है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कब बोलेंगे, व्हेन इंडिविजुअल लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिजीज्ड एंड नॉट एबल टू इजेक्ट ब्लड इनटू एओर्टा। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डिजीज्ड हो गया और वो एओर्टा में ब्लड को नहीं भेज पा रहा, आप उसको बोलेंगे एलवीएफ। और अगर राइट वेंट्रिकल डिजीज्ड हो गया और वह ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी या लंग्स में नहीं भेज पा रहा, तो उसको आप क्या बोलिएगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलिएगा, ठीक है भाई। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में कौन डिजीज्ड है, तो पहला बात डिजीज्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकुलर में कौन सा डिजीज्ड है, तो बोलिएगा डिजीज्ड है राइट वेंट्रिकल। अगर ये डिजीज्ड है तो ये ब्लड को कहां थ्रो नहीं कर पाया, एओर्टा के अंदर, और ये डिजीज्ड है राइट वेंट्रिकल तो ब्लड को कहां पे थ्रो नहीं कर पा रहा, इनटू लंग्स। तो ठीक है, ये हो गया एलवीएफ, सॉरी आरवीएफ, और ये हो गया एलवीएफ। यहां तक तो ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो मरीज में होने वाला है पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडिमा, और अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो इंडिविजुअल में होने वाला है सिस्टमिक कंजेशन और सिस्टमिक एडिमा। अब ये समझने वाली बात है, तो ये बहुत इजी है, आप समझिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि जो फेल हुआ उसके आगे की सप्लाई तो हो जाएगी कम। समझो कि ये है, ये फेल हो गया, ये एरिया, ये मशीन फेल हो गया यहाँ पे, तो आगे की तरफ तो आपको कम करना है और पीछे की तरफ आपको कंजेशन करना है। ये बड़ा सिंपल है ना। तो क्या होएगा और क्यों होएगा पल्मोनरी कंजेशन, ये समझिएगा। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया और हमने देखा कि सुपीरियर इंफीरियर वेने केवा से ब्लड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, और ऐसे करके ये जाता है। ये ब्लड का ऐसा रोटेशन है, आप जानते हैं। अब देखिएगा, ये वेंट्रिकल सब फेल हो गए तो क्या होएगा बेटा, इसके आगे जो ब्लड जा रहा है वह कम हो जाएगा। क्यों, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल डिजीज्ड है और हमारा जो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है उसको ब्लड नहीं मिलेगा। ये समझिएगा यहाँ पे, ठीक है भैया। अब इंटरेस्टिंगली क्या है, ये थोड़ी फेल हुआ है, ये तो कंटिन्यूअस इजेक्ट करेगा, जबकि यहां से जो ब्लड आ रहा है वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस इजेक्ट कर रहा है, तो ब्लड का जमावड़ा कहां हो जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स के अंदर अगर आप देखें बेटा, तो ये एल्वियोलाई और ये कैपिलरीज बेड, यहां से तो ब्लड आ रहा है, क्योंकि यहाँ की तरफ क्या है, राइट एट्रियम है ना, और इधर क्या है, राइट वेंट्रिकल, सॉरी, और इधर क्या है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा है। तो यहां से तो ब्लड आ रहा है, लेकिन ये ब्लड आगे की तरफ नहीं जा पा रहा, तो ब्लड का यहाँ पे कंजेशन होगा।
क्यों होएगा लंग्स में? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम आगे की तरफ नहीं धकेल पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है, कौन सा बेटा, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, इधर होएगा कंजेशन। फिर ट्रीट नहीं करोगे तो इधर होएगा एडिमा। तो हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर में क्या बोले कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर डिजीज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसका वजह से वो एओर्टा के अंदर ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम बोल रहे हैं एलवीएफ। और एलवीएफ के अंदर जो कंजेशन होएगा वो कहां होएगा? पल्मोनरी चैनल में, तो लंग्स के अंदर होएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से तो राइट एट्रियम ब्लड को तो धकेल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लंग्स में कंजेशन होएगा तो हम बोलते हैं पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी एडिमा। तो ये हो गया साहब एलवीएफ के बारे में। अब राइट वेंट्रिकल का समझिएगा। अब राइट वेंट्रिकल में क्या है? राइट वेंट्रिकल में ये आगे का भूल जाओ, आप इधर आ जाओ। इधर है साहब ये राइट वेंट्रिकल, ये हो गया साहब है। तो आगे की तरफ जो ब्लड जाना है वो क्या हो जाएगा? कम। स्ट्रोक वॉल्यूम इधर से आगे, मतलब आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में इधर है, ब्लड कम जाएगा। लेकिन ये जो ब्लड पीछे से आ रहा है बेटा वो आगे नहीं जा पाएगा। तो पीछे का जो पूरा वेनस चैनल है, राइट एट्रियम हुआ, सुपीरियर इंफीरियर वेने केवा हुआ, उनसे जुड़ी हुई वेन्स हुई, उनसे जुड़ी हुई वेन्यूल्स हुई, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कंजेशन होना है। तो हम बोलते हैं ये जो कंजेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक कंजेशन। तो बहुत सिंपल है, फिर बोलता हूं मैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर डिजीज कौन है? राइट वेंट्रिकल। क्या हुआ? तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में नहीं भेज पा रहा, कहीं ना कहीं लंग्स में ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहा, हमने बोला राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। उसका वजह से क्या होएगा? उसका वजह से होएगा बेटा सिस्टमिक कंजेशन। तो जितना भी पीछे का चैनल है, राइट एट्रियम, सुपीरियर इंफीरियर वेने केवा, उनसे जुड़ी हुई वेन्स, उनसे जुड़ी हुई वेन्यूल्स तक की बात करें तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ब्लड का कंजेशन हो जाएगा, आप बोलेंगे सिस्टमिक कंजेशन। तो बस ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में निम्न में से क्या होएगा? तो आंसर है साहब सिस्टमिक कंजेशन होएगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होएगा? तो आंसर है पल्मोनरी कंजेशन होएगा। तो ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ क्या? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, फिर हम देखते हैं बेटा ऐसे क्या कॉजेज हैं जो इंडिविजुअल के अंदर फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रश्न है कि ये हार्ट है, वो हार्ट क्यों फेल हो गया? पंप क्यों फेल हुआ? तो देखिएगा, हाइपरटेंशन है तो पंप फेल हो सकता है, ये सबसे कॉमन कॉज बोल सकते हैं आप। क्यों भाई? समझिए कि ये हार्ट है और ये ब्लड को कहां इंजेक्ट कर रहा है साहब? एओर्टा में, है ना। अब मैं बोलता हूं कि हार्ट के आगे का जो भी आर्टीरियल चैनल है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि मरीज को क्या है? हाइपरटेंशन। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ब्लड को धकेलने में ज्यादा जोर आएगा, ठीक है। क्यों? समझिए कि ये हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरा के पूरा आगे में क्या है? आर्टीरियल चैनल, और उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा, क्योंकि मरीज को क्या है? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में यहाँ ब्लड के अंदर, ब्लड आर्टीरियल चैनल के अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे लोड पड़ेगा, अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर के अगेंस्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो सीधा सा बात है, कोई भी वजह जिसका वजह से वेंट्रिकल के ऊपर लोड पड़ता है वह कारण हो सकता है वेंट्रिकुलर फेलियर का, याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा, हाइपरटेंशन में हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लोड पड़ता है। जब तक लेफ्ट वेंट्रिकल लोड को सहता है तब तक वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल की ताकत से ज्यादा आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? फेलियर में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, हाइपरटेंशन एक इंपॉर्टेंट कॉज है किसका? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का, सबसे कॉमन। दूसरा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है? तो सिंपल सा बात है, आपने अभी देखा कि राइट वेंट्रिकल के आगे कौन है भाई? पल्मोनरी आर्टरी। अब मैं कहूँ कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें प्रेशर ज्यादा है तो राइट वेंट्रिकल पे लोड पड़ेगा, और राइट वेंट्रिकल पे लोड पड़ेगा तो कौन फेलियर में जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो याद रखिएगा, ये जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वह मरीज के अंदर क्या करेगा? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर करेगा। इसी प्रकार और क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो सब और कॉजेज में वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस। अब वाल्वुलर हार्ट डिजीज आप पढ़े होंगे, जैसे बहुत सारी होती है, चारों वाल्व की दो बीमारियां हैं। सब क्या है? एरोटिक स्टेनोसिस, है ना। क्या है बेटा?
एओर्टिक स्टेनोसिस, जैसे मैं बताता हूँ वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस, वाल्व की बीमारियां, एओर्टा की दो एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल की दो मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड की दो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, और पल्मोनरी वाल्व की दो पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ये जितनी है बेटा वो सब क्या है, वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस है। जब मैं कहता हूँ वाल्व खराब है, तो वाल्व खराब है तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती है, या तो उस वाल्व से ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, जो कि तो होता है स्टेनोसिस में, या जो ब्लड गया है वो वापस आ जाता है, जो होता है रिगर्जिटेशन में। अब आप समझिएगा, ये सब एक दरवाजा है। अब मैं कहूँगी दरवाजा नैरो है, तो यहाँ से ब्लड आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और मैं कहूँगी दरवाजा हमेशा खुला रहता है, तो जो गया वह वापस आ जाएगा। तो दोनों में इधर क्या होगी, कमी होगी। तो हम बोलते हैं कोई भी वाल्व खराब है तो उसका वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उस वाल्व के थ्रू या तो ब्लड जा नहीं पाएगा आगे की तरफ, या जो गया है वो वापस आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में कॉमन क्या हुआ, दोनों कंडीशन में ये हुआ कि एक में तो जा नहीं पाया और दूसरे में जाके वापस आ गया। तो जो आगे जाना चाहिए था वो उतना नहीं जा पाया। तो हम देखते हैं वाल्व अगर खराब है तो कहीं ना कहीं मरीज के अंदर कार्डियक फेलियर हो सकता है। एक वाल्व पे मैं अप्लाई करके बताता हूं, बाकी आप सोच लीजिएगा। इमेजिन करो कि साहब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे एओर्टा है, तो एओर्टा में एक वाल्व होता है जिसका नाम है एरोटिक वाल्व। अब मैं बोलता हूं बेटा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये सिस्टोल होता है तो एरोटिक वाल्व से ब्लड कहां चला जाता है, एओर्टा में। लेकिन मैं कहूं नहीं साहब, जब ये सिस्टोल होता है तब ये वाल्व खुलता ही नहीं है, तो क्या ब्लड बेटा आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम। कौन बोलेगा, लोग तो बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में ताकत नहीं है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अब मैं पढ़ा रहा हूं और आप अपने दिमाग के वाल्व को संकुचित करके बैठे हो, है ना, और फिर आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पढ़ाने वाले को पढ़ाने नहीं आता है। जबकि पढ़ाने वाला तो पढ़ा रहा है, वो तो इजेक्ट कर रहा है, आपने ये नैरो करके बैठे हो, संकुचित करके बैठे हो आप अपने दिमाग के वाल्व को, तो क्या आगे समझ में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन फेलियर तो किसका बोला जाएगा, वही जो फ्री क्लास ले रहा है सीएचओ का। समझ पा रहे हो आप? तो ये है एओर्टिक स्टेनोसिस का वजह से एलवी। अब रिगर्जिटेशन में कैसे होगा, रिगर्जिटेशन में देखो हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें सिस्टोल करा, सिस्टोल करते ही 70 ml ब्लड एओर्टा में चला गया। हमने तालियां बजा दी, वो अच्छा हुआ कि भाई साहब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को कहां पे पहुंचा दिया, एओर्टा में, ठीक है। अब उसके तुरंत बाद लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, डायस्टोल करेगा। क्या करेगा, डायस्टोल। जैसे ये डायस्टोल करेगा तो इस वाल्व को हो जाना चाहिए था बंद, लेकिन अब की बार ये बंद नहीं हो पा रहा। तो समझना 70 ml ब्लड चला गया सिस्टोल में, लेकिन उसके तुरंत बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल करने लगा तो जो ब्लड गया उन्हीं में से थोड़ा सा ब्लड वापस आ गया, कहां पे, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो हम बोलेंगे हो गया काम, 70 गया 30 वापस आया, तो गया कितना, गया तो साहब 40। समझ में आया? तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ऐसा आप हर वाल्व पे अप्लाई कर सकते हो। किसी में तो ये देखो आगे नहीं जा पा रहा, किसी में तो ये आगे नहीं जा पा रहा, और किसी में आगे जाके वापस आ रहा है, और किसी को तो समझ में आ नहीं रहा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नैरो करके बैठा, तो किसी के तो समझ में आ नहीं रहा तो भी फेलियर है। लेकिन एक के आ फिर वापस गया, यानी कि उसको समझ में आ तो गया लेकिन थोड़ी देर बाद वापस भूल गया। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर आप तो कल्प्रिट मानोगे किसको, पढ़ाने वाले को, आइदर लेफ्ट वेंट्रिकल को या राइट वेंट्रिकल को। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन लोड कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल को, उसका वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जो लोड कर रहा है राइट वेंट्रिकल को, इसलिए कौन सा फेलियर हो रहा है, राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन ऑफ एनी वाल्व मे कॉज आइदर लोड ऑन वेंट्रिकल या टू वे सर्कुलेशन करवा के ऐसा कुछ करने वाला है। इसी प्रकार कंजेनाइटल हार्ट एनोमलीज जैसे एएसडी है, वीएसडी है, टीओएफ है, बेटा ये सब कंजेनाइटल हार्ट एनोमलीज है। अब यहाँ एक सिंपल एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ कि ये जो हार्ट है वह मालफॉर्म है। क्या है बेटा, मालफॉर्म है, और हमने उस मालफॉर्म के लिए क्या शब्द यूज करा, कंजेनाइटल हार्ट एनोमलीज। अब मैं कहूँ कि ये हार्ट है वो अच्छे से बना ही नहीं है, तो ये हार्ट अगर अच्छे से बना ही नहीं है तो इस हार्ट से कैसे उम्मीद करोगे कि वो 100% स्ट्रोक वॉल्यूम को क्रिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हार्ट डिसीजेस हैं जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट एनोमलीज, तो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दैट हार्ट विल able to eject optimum blood into arterial channel. Why? Because these heart is structurally not formed. There is anomalies exist, है ना। और हम देखते हैं anomalies है तो भाई साहब ये सक्षम नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, और जो अपूर्ण है वो 100% इजेक्शन
नहीं दे सकता। तो ये आपको समझना है, ठीक है साहब। लाइकवाइज हम देखते हैं तो आईएचडी के अंदर मायोकार्डियम अफेक्ट हुआ। अब मायोकार्डियम डिजीज है, मायोकार्डियम में ताकत ही नहीं है, एक में नेक्रोसिस हो गया एमआई में, एक में इस्कीमिया हो गया एंजाइना में, एक में इस्कीमिया हो सकता है। तो तीनों के अंदर मैं कह रहा हूं कि मायोकार्डियम के अंदर उतनी ताकत नहीं है। अब मायोकार्डियम में इस्कीमिया है या मायोकार्डियम में नेक्रोसिस है, आप उस मायोकार्डियम से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 100% इजेक्शन दे नहीं देगा? तो हम बोलते हैं आईएचडी के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मायोकार्डाइटिस में इन्फ्लामेशन है किसका? मायोकार्डियम का। और इन्फ्लामेशन अगर मायोकार्डियम का है तो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट मायोकार्डियम में इजेक्ट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। Once again I am telling you myocarditis could add once again failure into heart condition। आप बोलते हैं सब एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है बेटा? एंडोकार्डाइटिस में वैसे तो एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है, लेकिन एंडोकार्डियम के साथ क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? वाल्व, और वाल्व इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाल्वुलर हार्ट डिजीज, और वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो ये भी आपको समझना है। एंडोकार्डाइटिस में भी ऐसा हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस का वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, और इफ्यूजन हो जाएगा तो हमारा हार्ट डायस्टोल नहीं कर पाएगा, और हार्ट जब डायस्टोल नहीं कर पाएगा तो ब्लड हार्ट के अंदर नहीं आ पाएगा, और अंदर नहीं आ पाएगा तो बाहर क्या जा पाएगा। तो आपको ये समझना है कॉजेज हैं जो मरीज के अंदर कार्डियक फेलियर का निर्धारण करते हैं। अगर आप में से कोई महान, कोई विभूति इन कारणों को समझ में नहीं पा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें स्टेनोसिस भी है और उसमें ये ब्रेन का माल फॉर्मेशन भी हुआ है, तो एक काम कर, जितनी भी तेरे को हार्ट का बीमारी मालूम है उन बीमारियों को लिख ले। वह सब बीमारियां मरीज के अंदर क्या करेंगी? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर करेंगी, ठीक है। तो चाहे हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज है, आईएचडी है, एंजाइना, एमआई, सीएडी, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, कार्डियक तम्पोनेट है, कोर पल्मोनेल है, तो वहां पे भी फेलियर होएगा। वही बात है बेटा, कोल पल्मोनेल के अंदर लंग्स है, उसमें आपने देखा था जो कैपिलरीज लेवल का सर्कुलेशन था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, कल एम्फाइसीमा में हम देखे थे। तो जो भी है, यह कॉजेज है जो इंडिविजुअल में आइदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर करेंगे या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर करेंगे। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है इसमें। फिर आता है बच्चे साइन और सिम्टम्स, किसके? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के। हम सेपरेट करेंगे किसके? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के। तो साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे सीसीएफ में? तो आपका आंसर होना चाहिए साइन और सिम्टम्स सीसीएफ में दो वजह से आएंगे। एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल परफ्यूजन में कमी, और दूसरा कंजेशन हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में तो कहां हो रहा है? पल्मोनरी और पल्मोनरी एडिमा, और राइट वेंट्रिकुलर में कहां हो रहा है कंजेशन? सिस्टमिक चैनल में। तो ये फाइंडिंग हम देखने वाले हैं। कोई आपको पूछे कि एक इंडिविजुअल को कार्डियक फेलियर हुआ है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ है, तो क्या फाइंडिंग देखेंगे? तो आप बोलेंगे साहब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में फाइंडिंग्स दो वजह से होती हैं। एक तो फेलियर का वजह से जो इजेक्शन नहीं हो रहा, उसका वजह से जो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, उसका फाइंडिंग होएगा। और दूसरा, जो भी वेंट्रिकल फेल हुआ है उसके पीछे कंजेशन कहाँ हुआ है? क्या उसके पीछे कंजेशन लंग्स में हुआ है, क्या उसके पीछे कंजेशन है वो सिस्टमिक चैनल में हुआ है? ये डिसाइड करेगा मरीज में मैनिफेस्टेशन क्या आना है। तो दो फाइंडिंग हम देखेंगे, एक तो इजेक्शन नहीं होने का वजह से वाली फाइंडिंग, और एक कंजेशन होने का वजह से फाइंडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक इंडिविजुअल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है तो उसके अंदर क्या होएगा? तो बोलना साहब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जो फाइंडिंग होगी वह पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडिमा का वजह से होगी, और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में जो फाइंडिंग होएगा वो क्यों होएगा? सिस्टमिक कंजेशन और सिस्टमिक एडिमा का वजह से। तो ये हम देखने वाले हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, देखते हैं हम क्या फाइंडिंग है एलवीएफ में। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा एलवीएफ के अंदर क्या। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कब बोलेंगे? जब लेफ्ट वेंट्रिकल डिजीज्ड है, आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। पहली बात क्या होएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे जो एओर्टा है उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल परफ्यूजन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे क्या होता है? पल्मोनरी वेन, लंग्स, तो उसमें क्या होना है बेटा? कंजेशन। तो उसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी कंजेशन और
पल्मोनरी एडिमा, और ये डिसाइड करेगा मरीज के अंदर मैनिफेस्टेशन को। जैसे मैं बताता हूं, ये एल्वियोलाई है बेटा, ये ब्लड कहां से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल कैसा है? हेल्दी, और ब्लड को कहां भेज रहा है? इधर। लेकिन क्या ये ब्लड आगे की तरफ जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे लेफ्ट एट्रियम आता है और लेफ्ट एट्रियम के आगे लेफ्ट वेंट्रिकल आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फेल है, तो वो ब्लड उल्टा पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहा। तो ये जो चैनल है ना, इस चैनल में क्या होना है बेटा? कंजेशन। ठीक है भाई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पल्मोनरी कंजेशन, है ना। अगर इस कंजेशन को ट्रीट नहीं करोगे तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से फ्लूइड है वो एक्स्ट्रावेसेट होने लगेगा, और वो कहाँ घुसेगा? एल्वियोलाई में और इंटरस्टिशियल एरिया में। और जब वह इसमें घुसेगा तो मरीज के अंदर क्या होएगा? मरीज के अंदर जो डिफ्यूजन और वेंटिलेशन होना है वह नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर इनिशियली होता है पल्मोनरी कंजेशन, और अगर इसको ट्रीट नहीं करोगे तो होएगा पल्मोनरी एडिमा, और अगर पल्मोनरी एडिमा होएगा तो डिफ्यूजन वेंटिलेशन अफेक्ट होएगा, और अगर डिफ्यूजन वेंटिलेशन अफेक्ट होएगा तो ये इंडिविजुअल के अंदर एक इमरजेंसी कॉज करेगा। हम बोलेंगे हमारा क्लाइंट एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, एक इमरजेंसी परिस्थिति में है। तो एलवीएफ की इमरजेंसी क्या है? एलवीएफ की इमरजेंसी है पल्मोनरी एडिमा, और पल्मोनरी एडिमा क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जहां पे इंडिविजुअल मर सकता है। क्यों मर सकता है? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी एल्वियोलाई हैं उनमें पानी भर जाएगा, जितना भी इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड का एक्स्ट्रावर्सेशन होएगा, जो भी डिफ्यूजन वेंटिलेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा, ना ऑक्सीजन को सेचुरेट कर पाएगा, ना CO2 को एलिमिनेट कर पाएगा। ऑलरेडी मरीज के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल तो फेल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल के साथ साथ लंग्स भी फेलियर में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसा होने वाला है एक मरीज को जिसको क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर हम क्या फाइंडिंग करते हैं। तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर याद रखिएगा, मैंने आपको बोला फाइंडिंग क्या है, तो बोलना फाइंडिंग हम देखेंगे पल्मोनरी कंजेशन की और पल्मोनरी एडिमा की। तो वही फाइंडिंग का यहाँ पे जिक्र करा जाता है। क्या? तो मरीज के अंदर एलवीएफ के अंदर जो फाइंडिंग आएगा वो क्यों आएगा? पल्मोनरी कंजेशन का वजह से। पहला क्वेश्चन, इसको ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। ये दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, है ना। क्या फाइंडिंग आता है? तो बेटा सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आता है मरीज के अंदर खांसी, कफ। ये जो कफ है वो ड्राई होएगा, हैकिंग होएगा, ऑन एंड ऑफ होएगा इनिशियली, और लेटर ऑन क्या होएगा? लेटर ऑन ये जो कफ है वो मॉइस्ट होएगा, एक्सपेक्टोरेशन के साथ होएगा। तो याद रखना, कफ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम उस इंडिविजुअल में देखते हैं। इनिशियली कैसी होगी? ड्राई और हैकिंग कफ। लेटर ऑन कैसी होगी? मॉइस्ट कफ। और पल्मोनरी एडिमा होएगा तो कैसी होगी? तो ये आंसर याद रखना, मरीज के अंदर फ्रॉथ आने लगेगा मुंह से, और ये जो फ्रॉथ है वो कैसा होएगा? पिंक, टिंग्ड स्पुटम बोलते हैं आप इसको। ठीक है, तो पहला फाइंडिंग हुआ खांसी आना। इनिशियली कैसा आएगा? ड्राई होएगा, हैकिंग होएगा, धीरे धीरे कैसा होने लगेगा? मॉइस्ट होने लगेगा, फिर क्या होने लगेगा? सब पिंक फ्रॉथ आने लगेंगे, और पिंक फ्रॉथ आ गया तो आप समझ लो अब पल्मोनरी कंजेशन नहीं है, अब तो पल्मोनरी एडिमा है। ऐसा हम देखते हैं। और क्या होएगा? तो सब और मरीज के अंदर हाइपर वेंटिलेशन होएगा, मरीज में टेकिपनिया होएगा। क्यों होएगा? आप थोड़ा इमेजिन करिए ना, ये फेफड़े का कंडीशन है, लेकिन लंग्स किसी भी सिचुएशन में है
लेकिन जो काम लंग्स को डेजिग्नेट है वो तो लंग्स को ही करना है। तो नोबडी इज आस्किंग कि हाउ मच लंग्स इज सफरिंग, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि लंग्स हैज टू डिलीवर ऑप्टिमली। तो कैसे ऑप्टिमली डिलीवर करेगा? कंपनसेशन करके। तो कंपनसेशन कैसे करेगा? अपनी गति बढ़ा दी, देखो इसने अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए। तो आप देखेंगे टेकिपनिया होएगा, हाइपरवेंटिलेशन होएगा, डिस्निया होएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगा। इससे काम नहीं बनेगा तो आप देखेंगे मरीज में ऑर्थोपनिया होएगा। क्या होएगा बेटा? ऑर्थोपनिया। मरीज है उसमें एयर हंगर शो होएगा। मरीज है वह ट्राइपॉड पोजीशन जो होती है उसको अज्यूम करेगा, हाँपता हुआ प्रतीत होएगा। क्यों? क्योंकि लिटरली मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल के फेफड़े में, एल्वियोलाई में, इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर धीरे धीरे जब पानी भरेगा तो उस व्यक्ति का कंडीशन ऐसा ही होएगा जैसे किसी इंडिविजुअल को आपने पानी में डुबो दिया और बोला कि अब तू श्वास ले, तो श्वास नहीं ले पाएगा बेटा, क्योंकि पूरा के पूरा फेफड़ा है उसमें पानी भरा हुआ और डिफ्यूजन वेंटिलेशन नहीं होएगा तो वो एक सफोकेशन वाली फीलिंग में होएगा। तो वही मैंने बोला, खांसी के अलावा टेकिपनिया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगा, डिस्निया होएगा। क्या होएगा बेटा? डिस्निया होएगा। हम देख रहे हैं साहब मरीज में और क्या होएगा, तो मरीज के अंदर और ऑर्थोपनिया हो सकता है, मरीज ट्राइपॉड पोजीशन को अज्यूम कर सकता है, मरीज में एयर हंगर दिखेगा। क्या दिखेगा? एयर हंगर दिखेगा साहब। मरीज में सफोकेशन का फीलिंग होएगा। सुन पा रहे हैं आप? ये हम उस मरीज के अंदर देखते हैं। ठीक है, एक क्लासिकल फाइंडिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की, वो है पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया। पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया का मतलब है कि इस मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हर बार रात को बार बार होती है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो ये बोलता है आपको कि भाई साहब, CHO साहब, मेरे को तो हर रोज रात को 2-3 बजते हैं, तो 2-3 बजते ही घबराहट होने लगती है, मेरी श्वास चढ़ने लगती है, मेरे को सफोकेशन का फीलिंग होता है, मैं वेकअप हो जाता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, तब जाके मेरी श्वास आती है। तो उसको बोलना चाहिए, यार भाई साहब एक बार आप अपना इको कराइए। क्यों? क्योंकि ये एक फाइंडिंग है, क्लासिकल फाइंडिंग है, PND, जो हम देखते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। वजह क्या है? वेनस रिटर्न ज्यादा हो जाना। जैसे आप सोए हो तो सोने के बाद क्या होता है, जो वेने के बाद से ब्लड है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी चैनल में धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल पर आगे फैले तो धीरे धीरे लंग्स के अंदर जमावड़ा होने लगता है। और जैसे लंग्स में जमावड़ा होएगा, कंजेशन बढ़ेगा तो सफोकेशन का फीलिंग होएगा। तो हम बोलते हैं पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया। तो फाइंडिंग का बात कर रहे हैं, तो फाइंडिंग में बोलना है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर जो भी फाइंडिंग होगी उसका मेन वजह होएगा लंग्स में कंजेशन होना और लंग्स में एडिमा होना। फाइंडिंग हो सकता है जैसे कि मरीज को खांसी आए, मरीज में श्वास की गति बढ़े, मरीज में श्वास के एफर्ट्स बढ़े, मरीज में डिस्निया हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, मरीज के अंदर पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया हो सकता है, मरीज में ऑर्थोपनिया हो सकता है, मरीज में सफोकेशन का फीलिंग हो सकता है, मरीज अक्यूट एक्सर्बेशन के अंदर तो ट्राइपॉड पोजीशन को अज्यूम कर सकता है। मरीज के छाती में ये एक और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो एग्जाम में पूछ सकता है, क्रैकल सुनाई देता है बेटा। क्रैकल का मतलब है बबलिंग साउंड, जैसे ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के फेफड़े में, उस इंडिविजुअल के लंग्स के अंदर बुलबुले फूट रहे हैं। बुलबुले फूट रहे हैं इसका मतलब आप समझिएगा एक स्नोरिंग साउंड, एक गरगल साउंड उसके लंग्स में अगर आपको सुनाई दे, इसका मतलब ये है कि लंग्स में पानी भर गया। और लंग्स में पानी कब भरेगा? जब मरीज के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होएगा और मरीज में पल्मोनरी एडिमा होएगा। तो क्रैकल आना एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपको पूछा जा सकता है। तो क्रैकल हुआ, PND हुआ, ऑर्थोपनिया हुआ, ये सब क्लासिकल फाइंडिंग्स है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के। और हम देख सकते हैं मरीज के अंदर जिसको LVF है उसके अंदर आप और फाइंडिंग देखें तो इस इंडिविजुअल के अंदर अक्यूट पल्मोनरी एडिमा का फाइंडिंग आएगा।
याद रखना बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को ट्रीट नहीं करोगे तो पल्मोनरी कंजेशन होएगा, पल्मोनरी कंजेशन को ट्रीट नहीं करोगे तो पल्मोनरी एडिमा होएगा, और पल्मोनरी एडिमा एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जहां पे अगर आप इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो CHO साहब फायर्ड हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ठीक है, हम वो फाइंडिंग बोले थे, उसके अलावा क्या क्या चीजें आती हैं। तो मरीज में डिस्निया बढ़ेगा, ऑर्थोपनिया होएगा, पेल हो जाएगा, पालर हो जाएगा, साइनोटिक हो जाएगा, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, पर्स्पिरेशन होएगा। मैंने बोला था ये देखो ब्लड टिगुलस स्पूटम आ रहा है, विजिंग क्रैकल है वो अस्कल्टेशन में बढ़ रहा है, बबलिंग रेस्पिरेशन हो रहा है, मरीज एंजाइटी, अप्रीहेंशन, रेस्टलेसनेस में है। याद रखना, अगर मरीज के अंदर डिस्निया हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, पर्स्पिरेशन हो रहा है, पेल, पालर, साइनोसिस हो रहा है, एंजाइटी, अप्रीहेंशन हो रहा है, क्रैकल और बढ़ रहा है, विजिंग और बढ़ रहा है, मरीज रेस्टलेसनेस में जा रहा है, और मरीज जब खांसी खा रहा है तो उसमें फ्रॉथ आ रहा है। ये फाइंडिंग है पल्मोनरी एडिमा की, जो कि LVF का वजह से हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर इन फाइंडिंग को थोड़ा कम कर दोगे तो LVF का बोला जाएगा, और इसी फाइंडिंग को थोड़ा वर्स कर दोगे तो पल्मोनरी एडिमा। तो ऐसा हम देखने वाले हैं इस मरीज के अंदर जिसको LVF हुआ है, और ड्यू टू LVF पल्मोनरी एडिमा हुआ है। तो ये आपके लिए एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, याद रखिएगा आप उसको, है ना। ये सब फाइंडिंग वही है कि मरीज में इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, स्वेटिंग, कोल्ड क्लैमी स्किन, साइनोसिस, नेजल फेलिंग, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, टेकिपनिया, ये सब हम देखते हैं। हाइपोकैपनिया क्यों बोल रहा है, क्योंकि इनिशियली जब आप हाइपरवेंटिलेटेड होंगे तो आप CO2 को ज्यादा बाहर निकाल दोगे। अब वही बात है, CHO का सिलेबस के हिसाब से ज्यादा यहाँ एम्फसाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये हम देखते हैं इनिशियली, और जब फेलियर में जाएगा तो हाइपो नहीं हाइपरकैपनिया हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया साहब LVF का फाइंडिंग, और LVF के अलावा पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडिमा में क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होगा। तो याद रखना, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में डिजीज्ड कौन है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है भाई, डिजीज्ड कौन है, राइट वेंट्रिकल। क्या होएगा, तो राइट वेंट्रिकल के आगे कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा कम। पीछे की तरफ क्या होएगा, सिस्टमिक कंजेशन। सिस्टमिक कंजेशन का मतलब क्या है, कंजेशन होना वेने केवा में, उनसे जुड़ी हुई वेन्स में, उनसे जुड़ी हुई वेन्यूल्स में, उनसे जुड़ी हुई कैपिलरीज में, पूरा वेनस चैनल। अब आप जानते हो ये जो सेल टिश्यू है वहां से वेनस कैपिलरीज निकलती है, फिर वो वेन में फिर ऐसे 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 जाती है। वो पूरा का पूरा क्या है बेटा, वो पूरा के पूरे में कंजेशन है। आप इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमिक कंजेशन। अब मैं यूं बोलता हूं कि वेने केवा हुआ, वेन हुआ, वेन्यूल्स हुआ, कैपिलरीज हुआ, एक पाइप समझो ऐसे, जो ब्लड को किधर की तरफ ला रहा है, हार्ट की तरफ। अब इनमें कंजेशन होएगा तो क्या होएगा, एक्स्ट्रावेसेशन होने लगेगा। तो जो भी आपके वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज हैं, जो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से निकल के आ रही हैं, उन सब में वेनस हाइपरटेंशन होएगा, वेनस कंजेशन होएगा, और वेनस एक्स्ट्रावेसेशन होएगा। तभी तो आप देख रहे हो मरीज में एडिमा होने लगेगा। क्या देखेंगे बेटा, लेग है, डिपेंडेंट एरिया है, उनमें एडिमा होने लगेगा, पैरों में सूजन आ जाएगा। बोलेगा मरीज कि शाम पड़ते ही पैर सूज जाते हैं, थोड़ा देर खड़े रहते ही पैरों में सूजन आ जाती है ना। तो ऐसा हम देखते हैं। तो एडिमा कैसा होएगा, पेरिफेरल एडिमा होएगा, इवनिंग राइज एडिमा होएगा, डिपेंडेंट एडिमा होएगा, फिर एडिमा की धीरे धीरे पिटिंगनेस है वो क्या होने लगेगी बेटा, बढ़ने लगेगी। +1 होएगा, +2, +3, ऐसे ऐसे एडिमा बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा एडिमा बढ़ने लगेगा उतना ही हम बोलेंगे मरीज के अंदर फेलियर है। ठीक है, तो एडिमा क्यों हुआ, तो बोलना वेनस हाइपरटेंशन, वेनस कंजेशन, सिस्टमिक कंजेशन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ। ठीक है, और एडिमा जब पूरा बॉडी को यूज करेगा तो हम उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, अनासार का। ठीक है साहब,
तो ये हम उस मरीज में देखने वाले हैं धीरे धीरे, और अचानक फेल होगा तो अचानक, है ना, और क्रॉनिक अगर है तो धीरे धीरे हम इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? जुगुलार वेन डिस्टेंशन। क्यों? क्योंकि वही जुगुलार वेन ब्लड कहाँ लानी है? वही वेने केवा और राइट एट्रियम में। अब मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो नेक वेन, आप इसको नेक वेन बोलते हो, और ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। नेक वेन का क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड आगे की तरफ नहीं जा पा रहा। आप देख सकते हैं मरीज के अंदर, यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी मैंने बोला कैपिलरीज, वेन, वेन्यूज, बड़ी वेन, वेने केवा, और ये सब कहाँ से आ रही है बेटा? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से। तो जैसे मैं कहूँ तो ये इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो एक्स्ट्रावेसेशन हुआ, अगर ये सेल में हुआ तो एडिमा बोल रहे हैं, अगर ये टिश्यू में हुआ तो ऑर्गेनोमेगली होएगा, और अगर ये कैविटी में हुआ तो इफ्यूजन होगा। तो याद रखना, मरीज के अंदर एडिमा होने वाला है, होल बॉडी ऑर्गेनोमेगली होने वाला है, होल बॉडी इफ्यूजन होने वाला है। तो हम ये सब फाइंडिंग यहाँ लिख रहे हैं कि मरीज में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, मरीज में हेपेटोमेगली हुआ, स्प्लीनोमेगली हुआ। क्यों हेपेटोस्प्लीनोमेगली हुआ? क्योंकि हेपेटोस्प्लीनोमेगली, क्योंकि स्प्लीन और लिवर से जो भी वेनस रिटर्न आना चाहिए था हार्ट की तरफ नहीं आ पा रहा है। इवन वेन्यूल से, वेन से जो स्प्लीन और लिवर के अंदर है वो भी कंजेशन हो रहा है और उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होना चालू हो गया। इसलिए हमने बोला हेपेटोमेगली हो सकता है, स्प्लीनोमेगली हो सकता है, ऑल बॉडी ऑर्गेनोमेगली हो सकता है। ठीक है भाई। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हुआ? तो हेपेटोमेगली भी वजह हो सकता है, और दूसरा वजह क्या हो सकता है? इफ्यूजन, क्योंकि जहां जगह मिलेगा वहां पानी भरेगा। क्यों? क्योंकि जगह चाहिए। तो आप उस मरीज के अंदर क्या देख रहे हैं साहब? हम उस मरीज के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखेंगे, प्लूरल इफ्यूजन देखेंगे, पेरिटोनियल इफ्यूजन देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि जितनी भी वेन्स हैं वहां पे कंजेशन हुआ है, वहां पे हाइपरटेंशन हुआ है, वहां से एक्स्ट्रावेसेशन हो रहा है। तो हम मरीज के अंदर ऐसा देखने वाले। मरीज में पानी ज्यादा निकलेगा तो वेट गेन भी होएगा, मरीज में नोजिया वोमिटिंग होएगा, मरीज के अंदर नॉक्चुरल डायूरेसिस होएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग वंस अगेन। उसके अंदर मैंने पीएनडी बोला था, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नॉक्चुरल डायूरेसिस। नॉक्चुरल डायूरेसिस क्यों होएगा? तो इसका सिंपल वजह है कि रात में वेनस रिटर्न बढ़ता है तो कहीं ना कहीं डायूरेसिस बढ़ता है ना। मरीज के अंदर स्वेलिंग हो जाएगा फिंगर और हैंड में, जो भी है ये सब हम देख रहे हैं इस मरीज के अंदर जिसको राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। तो याद रखना बेटा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? सिस्टमिक कंजेशन होना। और सिस्टमिक कंजेशन का वजह से क्या होएगा? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से जो भी वेन्स या कैपिलरीज आ रही हैं उन सब में कंजेशन होएगा। पहले तो कंजेशन होएगा और नहीं ट्रीट करोगे तो क्या होएगा? एक्स्ट्रावेसेशन, है ना। तो क्या होने वाला है? तो बोलना साहब, मरीज के अंदर एडिमा होने वाला है। कैसा? डिपेंडेंट एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, इवनिंग राइज एडिमा, लेग में, आर्म में, फीट में, सैक्रम में। फिर दूसरी बात, सब पिटिंगनेस धीरे धीरे क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। फिर तीसरी बात, सब मरीज के अंदर इफ्यूजन होने वाला है, ऑर्गेनोमेगली होने वाला है, हेपेटोमेगली होएगा, स्प्लीनोमेगली होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होएगा, प्लूरल इफ्यूजन होएगा, पेरिटोनियल इफ्यूजन होएगा, वेट गेन होएगा, अनासर का हो सकता है, मरीज के अंदर बीपी कम ज्यादा हो सकता है, नॉक्चुरल डायूरेसिस हो सकता है, नॉक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये सब फाइंडिंग्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस इंडिविजुअल के अंदर जिसको इस प्रकार का प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारा समय ले लिया। याद रखना, आपको एलवीएफ और आरवीएफ का फाइंडिंग पूछ सकता है। सिंपल बात है, पूछ ले। एलवीएफ का निम्न में से क्या फाइंडिंग, आरवीएफ का निम्न में से क्या फाइंडिंग है? एलवीएफ में निम्न में से कहाँ कंजेशन होता है? आरवीएफ में निम्न में से कहाँ कंजेशन होता है? एलवीएफ का क्लासिकल फाइंडिंग क्या है? आरवीएफ का क्लासिकल फाइंडिंग क्या है? ऐसा छोटा छोटा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, जांचें क्या करते हैं बेटा? जांचों में बहुत सारी है। हम मेन बात आ जाते हैं इकोकार्डियोग्राफी में, और इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो आपको हार्ट की फिजियोलॉजी है वो समझ में आएगी कि हार्ट की फिजियोलॉजी या हार्ट की एबिलिटी कार्डियक आउटपुट जनरेट करने की, स्ट्रोक वॉल्यूम को जनरेट करने की कितनी कम हुई है। हम एक शब्द यूज करते हैं बेटा, इजेक्शन फ्रैक्शन।
इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जितना वेंट्रिकल में ब्लड है उस ब्लड का कितना प्रतिशत वेंट्रिकल है वो इजेक्ट करता है, और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन 40% तो हम उसको बोलेंगे फेलियर। 40 to 60% है तो आप बोलेंगे बॉर्डर लाइन, है ना। मोर देन 60% है तो आप बोलेंगे वेल एंड गुड। तो याद रखिएगा, इकोकार्डियोग्राफी विल टेल अस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट एग्जैक्टली हार्ट इज हैविंग, वेदर इट इज इन फेलियर स्टेट और नॉट. What you should observe a parameter which is known as ejection fraction, and if that ejection fraction is less than 40%, one can label it as failure. If it is 40 to 60%, you can term it as borderline. If it is more than 60%, it is well and good. So doesn't matter whether it is cause, whether it is impact, whether it is failure. If you want to see what exactly happened to heart, you can carry it out इन्वेस्टिगेशन दैट इज टर्म एज इकोकार्डियोग्राफी। यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कार्डियक आउटपुट में कितनी कमी है, स्ट्रोक वॉल्यूम में कितनी कमी है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना कम है, क्या मरीज में कार्डियक इफ्यूजन है, क्या मरीज में कार्डियोमेगली है, क्या मरीज के अंदर वाल्व खराब है, क्या मरीज के अंदर मायोकार्डियम अफेक्ट है, क्या मरीज के अंदर है। तो बेटा कॉज भी, कंडीशन भी और कॉम्प्लिकेशन भी, तीनों चीजों का अवलोकन हम इकोकार्डियोग्राफी करवा के कर सकते हैं। याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो यूजुअली एडवाइस किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जिसको कार्डियक फेलियर है उसका असेसमेंट कराने के लिए। ठीक है, एक होता है बीएनपी का लेवल देखते हैं। ये जो बीएनपी होता है वो बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, ये होमवर्क है। बीएनपी क्या आप कर जाके पढ़िएगा। जब भी ओवर स्ट्रेच होता है हार्ट तो ये ब्लड के अंदर आपको मिलता है। बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो ठीक है, ये जांच है जो हम कर सकते हैं। अब आता है सर बात मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें कार्डियक फेलियर में हम क्या कर सकते हैं, तो आपको समझना है ये है बेटा हार्ट, ये उसका पंप हो गया खराब, और पंप खराब होने से दो प्रॉब्लम, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल परफ्यूजन में कमी, और पीछे की तरफ क्या है, कंजेशन। कंजेशन या तो कहां पे हो रहा है, लंग्स में, या क्या हो रहा है, सिस्टमिक बॉडी में, सिस्टमिक चैनल में। आप समझ पाए, ये मेन प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करा जाए, तो देखो एड्रेस करने की बात बताता हूं। कुछ ऐसा करो, कमाल है ना, कुछ ऐसा करो कि ये जो पंप है उसका काम बढ़े, ताकतवर हो जाए। ठीक है, जैसे ही पंप है वह फोर्स के साथ काम करने लगेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल परफ्यूजन बढ़ जाएंगे, और जैसे ये बढ़ेंगे तो ये पीछे का जो कंजेशन है वह क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सिंपल सा बात। तो पंप की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं जिनको बोलते हैं आइनोट्रोपिक मेडिसिन। जो पंप की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, जैसे आप देते हैं डिगोक्सिन, लेनोक्सिन नाम होता है बेटा, डिजिटॉक्सिन नाम होता है ना, ये हम देते हैं। अब रेस्क्यूअर के तौर पे डोपामीन, डोबुटामीन, ये हम देते हैं। ये सब पंप की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मेडिसिन है ये। डिगोक्सिन हुआ, लेनोक्सिन हुआ, डिजिटॉक्सिन हुआ, डोपामीन हुआ, डोबुटामीन हुआ। ये फार्माकोलॉजी में आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखिएगा। फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, जहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन आपके लिए घातक हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पंप के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ये कंजेशन,
चाहे वो लंग्स में है पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडिमा या सिस्टमिक कंजेशन या सिस्टमिक एडिमा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है डायूरेटिक्स, ताकि कंजेशन कम हो जाए। लेसिक्स है ना, डायटोर, अब टोर्सेमाइड बोलते हैं, ये हम देते हैं। तो याद रखना, कंजेशन को कम करने के लिए तो डायूरेटिक्स देते हैं, पंप की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आइनोट्रोपिक मेडिसिन देते हैं। ये मेन मेडिकल मैनेजमेंट है। तो कुल मिला के बात क्या क्या हुई? पहला ड्रग होएगा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मेडिकेशन, है ना, जो मैंने बोल दिया। कौन सा? डिगॉक्सिन, डोपामीन, डोबुटामीन, लेनोक्सिन। क्या करेंगे बेटा? पंप के कार्य को बढ़ाएंगे। दूसरा डायूरेटिक्स कैटेगरी बोल रहा हूं, जहां पे लेसिक्स बोला हूं मैं, डाइटोर बोला हूं, आप टोर्सेमाइड बोलते हैं, रुसामाइड बोलते हैं, है ना। हम डायूरेटिक्स देते हैं क्या करने के लिए? कंजेशन को कम करने के लिए। तीसरा हम दे सकते हैं AC इनहिबिटर, ARB ब्लॉकर्स। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन ना हो वाटर का किडनी से। तो हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में कौन है? कैप्टोप्रिल, नालप्रिल, रामीप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब प्रिल वाली, है ना। और ARB में क्या होता है? साल्टन्स, टेलमिसाल्टन, लोसाल्टन, ये सब आते हैं। तो इधर से भी क्या होने वाला है? कंजेशन कम होने वाला है, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होएगा। 3 मेन प्रमुख दवाई हैं। इसके अलावा हम आर्टीरियल डायलेटर और वेनस डायलेटर भी देते हैं, ताकि आफ्टर लोड और प्री लोड को कम करा जाए, है ना। हम मरीज के अंदर वैसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट इन सम सिनेरियो one can administered a little dose of beta adrenergic blocker, प्रोपेनोलॉल दे सकते हैं, मेटाप्रोलॉल। तो कुल मिला के क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है? तो आइनोट्रोपिक मेडिसिन हुआ नंबर 1, डायूरेटिक हुआ नंबर 2, ACE-ARB देते हैं नंबर 3, 4, बाकी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एडवोकेट किए जा सकते हैं और आर्टीरियल और वेनस डायलेटर दिए जा सकते हैं। तो बेटा ये हो गया मेडिकल पर्सपेक्टिव से क्या मैनेजमेंट किया जाता है। अब बात आती है एज ए CHO, अगर आप ऐसे क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या करना है। तो ये एक इमरजेंसी है, देखो इमरजेंसी है और इसका नाम है पल्मोनरी एडिमा, मतलब इमरजेंसी है जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। समझ पा रहे हो आप? अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में आपने पढ़ा था कि पल्मोनरी एडिमा होने वाला है और इसका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल हमको करना है ना। नहीं करोगे तो क्या होगा? हमारा इंडिविजुअल लेवल पैटर्न सिचुएशन में चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो बेटा प्रायोरिटी वाइज आपके एक्शन ये हो सकते हैं। CHO से ये उम्मीद करें कि जैसे ही पल्मोनरी एडिमा हुआ, आपको पहले तो प्रश्न पूछ ले कि पल्मोनरी एडिमा हुआ आपको कैसे मालूम? तो सीधा बात है साहब, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, मरीज के अंदर ऑर्थोपनिया है, मरीज खांसी खा रहा है, मरीज सफोकेटेड की फीलिंग कर रहा है, मरीज में हृदय का गति बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन के एफर्ट्स बढ़े हुए हैं, छाती में क्रैकल सुनाई दे रहा है, SpO2 मरीज का फॉल हो रहा है, मरीज का LOC अल्टर्ड है, हमको लग रहा है मरीज को पल्मोनरी एडिमा है। अभी क्या करना? सबसे पहले
सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल को आप जैसे ही देखो एडिमा है उसको आप हाई फॉलोअर्स पोस्चर में बिठाओ, हाई फॉलोअर्स पोस्चर, लीन फॉरवर्ड, और लेग को कर दो डिपेंडेंट पोस्चर में। जैसे अभी हम बैठे हैं ऐसे आगे की तरफ ऐसे उसको बिठा दीजिए कार्डियक टेबल लेके सबसे पहले। इससे कम से कम थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन है वो बेहतर हो। दूसरा काम है सब आप उस मरीज के अंदर ऑक्सीजन देना चालू करें, 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन देना चालू कर दें उस मरीज को। ओके, तुरंत आप देखें साहब लंग साउंड कैसी है, क्रैकल कितना पॉजिटिव है, किन किन एरिया में है। इसी समय आप असेसमेंट में वाइटल साइन भी देख लें जिसमें पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2, LOC, इनको आप देख लें। बेसलाइन असेसमेंट करें। आपने रिसीव करा, हाई फॉलोअर्स पोस्चर दिया, तुरंत ऑक्सीजन दी, तुरंत आपने लंग साउंड सुनी और बेसिक पैरामीटर में वाइटल साइन है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, SpO2 है, इनको आप देखें। तुरंत IV पोर्टल एस्टैब्लिश कर ले क्योंकि आपको मेडिसिन देना पड़ सकता है। और आप एडमिनिस्टर करें डायूरेटिक्स। जब आप उसको डायूरेटिक्स देते हैं, 2 एम्पुल दे दिए आपने किसके, लेसिक्स के इंस्टेंट। आपको डायूरेटिक्स कौन सी देनी है, जो तुरंत लूप डायूरेटिक देनी है, जैसे लेसिक्स हुआ, डाइटोर हुआ, है ना। क्यों लेसिक्स और डाइटोर दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि फेफड़े में जो पानी भरा है वो निकल जाए और मरीज का रेस्पिरेशन ईज हो जाए, तो हमने डायूरेटिक दिया। और डायूरेटिक के साथ साथ हम मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं, यहाँ समझने वाली बात है बेटा। मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं, मॉर्फिन इसलिए दे रहे हैं कि हमारा इंडिविजुअल जिसमें ऐसा हुआ है वो एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस में है, वो एजिटेशन में है, सुन रहे हो क्या, वो एंजियस है, वो एप्रीहेंड है, उसमें फीलिंग ऑफ डूम है, वो बैठ नहीं पाएगा। आप किसी आदमी को सांस लेने में दिक्कत है, वो सफोकेटेड फील कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई साहब आप आराम से बैठ जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज ऑल लोड व्हिच कॉज्ड बाय सो एंड सो सिनेरियो वन शुड एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट। कम से कम मॉर्फिन देने के बाद वो शांति से बैठा रहेगा, उसके हार्ट के ऊपर लोड कम होएगा, जो फेलियर का इम्पैक्ट है वह कम होएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लोड ऑन हार्ट को कम करने का है, तो आपको मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करना चाहिए साहब। आप डायूरेटिक दिए हैं, आप कैथेटर लगा दें, क्योंकि वो आदमी जब एडिमा में होता है, पल्मोनरी एडिमा में, तो वो बार बार बाथरूम में जाके पेशाब नहीं करने जाएगा। अगर वो बाथरूम में जाके पेशाब करने जाएगा तो वही कोलैप्स हो जाएगा, वही फेलियर में चला जाएगा, क्योंकि वो हार्ट और लंग्स के ऊपर और लोड कॉज करेगा। क्यों, एक्सर्शन करके। तो आप उसमें जो फॉलिस कैथेटर लगा दें, आप वेंटिलेशन और इंटूबेशन करने की जो चीज़ें हैं उनको आप रखें। आप यहाँ पे मेडिकेशन में ऐड कर सकते थे, डोपामिन भी चालू कर सकते हैं, डोबुटामिन भी चालू कर सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन भी चालू कर सकते हैं मरीज के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए। पूरी इंसिडेंस को आप लिखें। तो बेटा ये आपको अक्यूट परिस्थितियों में मैनेज करना है जब एक मरीज आता है जिसको क्या है, कार्डियक फेलियर है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था जो आपके जहन में होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनते हुए मेरे को लगते हैं। अब CHO एक अलग एरिया है, वहाँ पे पूछे नहीं पूछे, क्योंकि मैंने जब अब तक देखा है तो सिंपल सा बात है, CHO के आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऐसे प्रश्न है जो बिना पढ़े हुए भी 50 से 70% लोग आंसर कर देंगे। ओनली कुछ 10% क्वेश्चन आएंगे जो शायद गेम चेंजर हो। उसके लिए आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ें, आप पीडियाट्रिक पढ़ें, आप OBG और मैटरनिटी पढ़ें, यहीं से आप बाहर निकल पाएंगे। बाकी लगता नहीं कि मेडिसिन के इतने क्वेश्चन आएंगे, और अगर आते भी हैं तो बड़े सिंपल से ही आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है अगर आप CHO को टारगेट कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं CCF के अंदर, तो पहला तो यही पूछे जो बिना पढ़े हुए भी 50 से 70% लोग आंसर कर देंगे। ओनली कुछ 10% क्वेश्चन आएंगे जो शायद गेम चेंजर हो। उसके लिए आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ें, आप पीडियाट्रिक पढ़ें, आप OBG और मैटरनिटी पढ़ें, यहीं से आप बाहर निकल पाएंगे। बाकी लगता नहीं कि मेडिसिन के इतने क्वेश्चन आएंगे, और अगर आते भी हैं तो बड़े सिंपल से ही आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है अगर आप CHO को टारगेट कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं CCF के अंदर, तो पहला तो यही पूछे कि साहब कार्डियक फेलियर के अंदर निम्न में से क्या होता है। ए बोला है नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है ना, मरीज के अंदर पेरिफेरल परफ्यूजन ऑप्टिमम होता है, मरीज में कंजेशन होता है। अब देखना इस प्रश्न को, टाइम नहीं था, कि CCF में निम्न में से क्या होता है। ठीक है बेटा, कि CCF हुआ है उसमें निम्न में से क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होता है, नहीं साहब। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, नहीं जी। पेरिफेरल परफ्यूजन नॉर्मल होता है, नहीं। कंजेशन बढ़ता है, जी हाँ, कंजेशन बढ़ता है, तो ये इसका राइट आंसर। ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके CHO में। और पूछ ले
मरीज को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो निम्न में से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या है बेटा? मरीज को एलवीएफ है तो निम्न में से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? खांसी, ड्राई, मॉस्ट, ऑन एंड ऑफ, पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया, क्रैकल्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या है बेटा? ऑल ऑफ अबव। क्यों? क्योंकि ये सब फाइंडिंग आप उस इंडिविजुअल में देखने वाले हैं, खांसी भी, पीएनडी भी, क्रैकल्स भी और ये भी। ठीक है, अब इसी प्रश्न में बोल दे आरवीएफ है, क्या फाइंडिंग देखेंगे? अब उसमें पहला फाइंडिंग यही लिख रखा है, दूसरा भी यही लिख रखा है, तीसरा भी यही लिख रखा है, लेकिन चौथे की जगह क्या कर दिया? नॉक्चुरल डायूरेसिस या पेरिफेरल एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा या जुगुलर वेन डिस्टेंशन, कुछ भी इन तीनों में। अब इन प्रश्नों को भी झेलना, क्योंकि टाइप नहीं है तो आप फैल सकते हो। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या देखेंगे? खांसी देखेंगे, पीएनडी देखेंगे, क्रैकल देखेंगे, कि ये देखेंगे या ये देखेंगे या ये देखेंगे? तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर डी है, क्योंकि ये तीनों तो एलवीएफ के है ना। लाइकवाइज प्रश्न हो सकता है एलवीएफ में निम्न में से क्या होता है? तो उसका आंसर है पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट प्रश्न, आरवीएफ में निम्न में से क्या होता है? तो सिस्टमिक कंजेशन और सिस्टमिक एडिमा। ठीक है महाराज। नेक्स्ट प्रश्न, एलवीएफ वाला ऐसा क्या साइन और सिम्टम्स बताता है कि नर्स समझती है पल्मोनरी एडिमा है? तो इसका आंसर हो सकता है फ्रॉथ, पिंक टिंग्ड स्पुटम, सफोकेशन, वो सब अक्यूट फाइंडिंग जो अभी मैंने लिखी थी, क्रैकल्स। ये इंटरेस्टिंग पूछे कि इको के अंदर कौन सा पैरामीटर फेलियर की ओर बताता है? तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है नॉर्मल? तो मोर देन 60%, ये भी आंसर। फेलियर में कितना हो जाता है? लेस देन 40%। ठीक है सर। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में निम्न में से कौन सा प्रायोरिटी के हिसाब से स्टेप किए जा सकते हैं? अभी मैंने पढ़ाया, कुछ भी उसमें हो सकता है। डिकॉक्सिन एक इंपॉर्टेंट दवाई है जिसके प्रश्न बनते हैं, पढ़ना। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव ग्लोमोट्रोपिक। होमवर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिप्लोपिया, ब्रेडिकार्डिया, है ना, ड्राउजीनेस, बहुत कुछ है इस बात। तो अरे सॉरी, टीम बना रहा हूँ, मैच शुरू होने वाला है ना, आप भी बनाओ। Go to paytmfirstgames.com